वेलकम इन्वेस्टर्स, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। ये वीडियो एक काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। ये वीडियो में विल बी डिस्कसिंग अबाउट ऐसे 3 सेक्टर्स जिसमें करंटली एक ह्यूज ग्रोथ आ रही है। ये ग्रोथ के क्या क्या रीजन है हम ये वीडियो में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रीजन इज गवर्नमेंट ने उनके पॉलिसीज में कुछ चेंज किया है, जिस वजह से ये जो सेक्टर्स है इसमें काफी एक अच्छी ग्रोथ आ रही है। तो ये वीडियो में हम ऐसे 3 सेक्टर्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे ही, बट इसके अलावा जो इंडिविजुअल कंपनीज है इनके बारे में भी देखेंगे कि उनका बिजनेस मॉडल क्या है एंड आगे जाके वो किस तरीके से ग्रो हो सकती है। तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। जरूर ये जो वीडियो है आप कंप्लीट देखिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेक्टर जिसका आगे जाके एक ह्यूज ग्रोथ आ सकता है, विच इज डेटा सेंटर। तो बेसिकली डेटा सेंटर क्या होता है कि डेटा सेंटर ऐसा एक फिजिकल लोकेशन होता है, वहां पे अलग अलग कंप्यूटिंग का हार्डवेयर होता है, जैसे कि सर्वर्स हो गए या स्टोरेज डिवाइसेस हो गए या नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स हो गई। बेसिकली वो जगह पे सारा डेटा स्टोर होता है। या डेटा सेंटर इज नथिंग बट अ फिजिकल फैसिलिटी जहां पर डिजिटल डेटा स्टोर होता है। डेटा सेंटर्स के काफी अलग अलग एप्लीकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि वेब एप्लीकेशंस को रन करना या डिफरेंट सर्विसेज जो है वो क्लाइंट के लिए कस्टमर्स के लिए प्रोवाइड करना, अलग अलग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स को रन करना या एचआर टीम्स को मैनेज करना। ऐसे काफी डाइवर्स एप्लीकेशंस हो सकते हैं डेटा सेंटर्स के। तो करंटली ये जो डेटा सेंटर का सेगमेंट है इसमें एक ह्यूज ग्रोथ क्यों आ रहा है, तो इसका एक इंपॉर्टेंट रीजन इज चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। तो ये जो डेटा सेंटर की पॉलिसी है दैट इज अंडर द डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2023, जिसमें गवर्नमेंट ने ये कहा है कि इंडिया में जो भी डेटा जनरेट होने वाला है वो इंडिया में ही स्टोर होना चाहिए instead of going to other countries, and that is going to change the complete scenario about the data center as a industry, because जो डेटा करंटली आउटसाइड इंडिया में स्टोर होता था या प्रोसेस होता था वो करंटली इंडिया में आने वाला है और इंडिया में स्टोर होने वाला है। इसी वजह से डेटा सेंटर्स रिलेटेड जो कंपनीज है उनके जो सर्विसेज है उसकी जो डिमांड है वो काफी आगे जाके बढ़ने वाली है, बिकॉज आगे जाके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो यूसेज है दैट इज गोइंग टू इंक्रीज एक्सपोनेंशियली, एंड इसी वजह से एट द सेम टाइम कस्टमर का डेटा को प्रोटेक्ट करना इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। और इसीलिए जो नया बिल आया था 2023 में फॉर डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन, तो ये जो नया रूल आया है उसका जो मेजर इंपैक्ट होगा वो बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर में होगा। यानी बैंकिंग रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं या जो भी कस्टमर का डेटा है वो इंडिया में ही स्टोर होना चाहिए, एंड आरबीआई को जब भी ये जो डेटा है वो लगेगा द कस्टमर हैज टू प्रोवाइड दैट डेटा टू आरबीआई। और इसी वजह से जो इंडियन डेटा सेंटर सेंट्रिक जो प्लेयर्स है देयर डिमांड इज गोइंग टू इंक्रीज वेरी एक्सपोनेंशियली। तो पहला जो ग्रोथ आने वाला है दैट इज फ्रॉम द बैंकिंग एंड फाइनेंस इंडस्ट्री। इसके अलावा जो ऑनलाइन रिटेल का इंडस्ट्री है विच इज डोमिनेटेड बाय द आउटसाइड प्लेयर्स लाइक अमेजॉन हो गया या फ्लिपकार्ट हो गया या जो बाकी प्लेयर्स है, करंटली इनका भी जो डेटा था दैट इज स्टोर्ड आउटसाइड इंडिया, बट अकॉर्डिंग टू दिस न्यू रूल ये जो सारे फॉरेन प्लेयर्स है या एमएनसी कंपनीज है उनको भी जो डेटा है वो इंडिया में स्टोर करना इज मैंडेटरी। तो ऐसे डेटा प्रोटेक्शन के जो रूल्स है दे आर बीन इम्प्लीमेंटेड इन अदर सेक्टर्स लाइक जो हेल्थ केयर सेक्टर है, जिसमें कस्टमर का जो पेशेंट का जो डेटा है विच इज रियली रियली इंपॉर्टेंट एंड वो काफी कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जो डेटा है वो इंडिया में ही स्टोर रहे। सिमिलरली फोन एंड इंटरनेट की जो सर्विसेज है इसके रिलेटेड भी जो डेटा है दैट हैज टू बी स्टोर्ड इन इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ ऐसी कंट्रीज को जो इंडिया से डेटा जा रहा है वहां स्टोर करने के लिए रिस्ट्रिक्ट किया है। नेम्स ऑफ द जो कंट्रीज है वो अब तक फाइनलाइज नहीं हुआ है, बट वेरी सुन गवर्नमेंट के साइड से ये जो लिस्ट है वो पब्लिश हो सकती है। यदि आप टोटल डेटा सेंटर इंडस्ट्री का साइज देखोगे तो वो 2023 में लगभग $4.5 बिलियन इतना था, जो 2032 में इंक्रीज होकर लगभग $11.5 बिलियन हो गया है। इसके अलावा यदि आप मेगावाट्स में ही देखोगे तो देयर हैज बीन ह्यूज इंक्रीज इन मेगावाट्स फ्रॉम 2020 टू 2026 जो एक्सपेक्टेड है। जो कैपेसिटी 2020 में लगभग 450 मेगावाट्स की थी, इट इज एक्सपेक्टेड टू रीच ऑलमोस्ट अबाउट 1950 मेगावाट्स। लगभग यहाँ पर 5 टाइम्स का इंक्रीज हो रहा है। एंड टोटल जो कैपेक्स होने वाला है बिटवीन 2023 टू 2026 वो लगभग 50,000 करोड़ का होने वाला है इन द सेगमेंट और सेक्टर ऑफ द डेटा सेंटर्स। एज ऑफ टुडे यदि आप टोटल कैपेसिटी देखोगे डेटा सेंटर्स का इंडिया में लगभग वो 800 मेगावाट्स का है, एंड इसमें से मेजरली जो कैपेसिटी है वो सिर्फ 7 सिटीज में है। सारे डिटेल्स जो है वो आप यहां पर देख सकते हो। तो सेक्टर के डिटेल्स देखने के बाद अभी हम इंडिविजुअल जो कंपनीज है उनके बिजनेस के बारे में देख लेते हैं।
तो लेट्स स्टार्ट इनिशियली विद द टेक्नो इलेक्ट्रिक। तो ये जो कंपनी है इसके बेसिकली 3 अलग अलग डिवीजन है। फर्स्ट जो डिवीजन है उसमें वो ईपीसी करते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन सेगमेंट में जो सबस्टेशंस लगते हैं जनरली एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के 765 केवी के ऊपर के ऐसे जो सबस्टेशंस है वो कंपनी जो है वो इंस्टॉल करती है। इसके अलावा उनका जो सेकंड सेगमेंट है विच इज एफजीडी यानी फ्लू गैस डिसल्फरेशन के रिलेटेड अलग अलग जो इक्विपमेंट्स लगते हैं या सिस्टम्स लगती है उसका भी वो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। एंड थर्ड कैटेगरी फॉर दिस कंपनी इज इन द स्मार्ट मीटर्स, जिसमें वो एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर है। यहाँ पे यदि आप देखो तो कंपनी के पास एक ह्यूज ऑर्डर बुक अवेलेबल है। कंपनी आगे जाके एक ह्यूज कैपेक्स भी करने वाली है। लगभग नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स में उनका जो कैपेक्स का प्लान है वो 8,000 to 10,000 करोड़ का है। करंटली यदि आप देखो तो FY25 का जो गाइडेंस मैनेजमेंट ने दिया है वो लगभग 3,500 करोड़ का दिया है, विच इज ऑलमोस्ट 66% ग्रोथ कंपेयर टू लास्ट ईयर। एंड नेक्स्ट ईयर यानी FY26 के लिए जो गाइडेंस है रेवेन्यू का वो लगभग 3,500 करोड़ का है। कंपनी को आगे जाके लगभग 100 करोड़ के जो रेवेन्यूज है वो एज डेटा सेंटर से आ सकते हैं। एंड कंपनी ने उनकी जो बैलेंस शीट है वो भी काफी सॉलिड रखी है, बिकॉज उनको आगे जाके कैपेक्स करना है एंड इज अ ह्यूज कैपेक्स विच दिस कंपनी हैज प्लान्ड फॉर नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स एंड इट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्ले। इसके बाद में लेट्स डिस्कस अबाउट द सेकंड कंपनी विच इज इनटू अ डेटा सेंटर सेगमेंट, जिसका नाम है अनंतराज। तो अनंतराज ये एक रियल एस्टेट डेवलपर है, बट वो स्लोली डेटा सेंटर ये सेगमेंट के लिए काफी अलग अलग असेट्स जो है वो क्रिएट कर रहा है। एंड डेटा सेंटर का जो सेगमेंट है इट इज अ हाईली कैपेक्स इंटेंसिव, जिसमें 2 तरीके से कैपेक्स होते हैं। एक तो लैंड का कैपेक्स हो गया, इसके अलावा जो बिल्डिंग एंड जो इक्विपमेंट रिलेटेड है दैट इज अ सेपरेट कैपेक्स। तो अनंतराज के पास काफी यहाँ पे लैंड बैंक अवेलेबल है, तो उनका लैंड रिलेटेड जो कैपेक्स है विच इज ऑलमोस्ट 0, उनको सिर्फ वो स्पेसिफिक लैंड पे जो फाइनल डेटा सेंटर है वो कंस्ट्रक्ट करना है एंड देन दे कैन गिव दैट डेटा सेंटर ऑन द लीज फॉर देयर क्लाइंट्स। तो करंटली कंपनी के पास मानेसर में 6 मेगावाट का जो डेटा सेंटर है दैट इज ऑपरेशनलाइज एंड गोइंग अहेड पंचकुला में एडिशनल 21 मेगावाट्स का जो डेटा सेंटर है दैट दे विल बी कमिंग अप विथ। तो टोटल कंपनी का जो कैपेसिटी है एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 तक लगभग 28 मेगावाट्स का हो सकता है। इसके अलावा कंपनी आगे जाके एडिशनल 35 मेगावाट्स का जो कैपेसिटी है वो शॉर्टली ही ऑपरेशनलाइज करने वाली है। इसके अलावा कंपनी आगे जाके क्लाउड रिलेटेड जो सर्विसेज है वो भी प्रोवाइड करने वाली है, यानी टोटल उनका जो 63 मेगावाट्स का कैपेसिटी हो जाएगा, इसमें से 14 मेगावाट्स का जो कैपेसिटी होगा दैट विल बी स्पेसिफिकली फॉर द क्लाउड सर्विसेज। करंटली अनंतराज सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, बट आगे जाके दे विल बी प्रोवाइडिंग द प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एज वेल एज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। और ये जो टेक्नोलॉजी लगेगा फॉर द क्लाउड सर्विसेज, इसके रिलेटेड अनंतराज ने एक यहाँ पे टाई अप किया है विद द फ्रेंच कंपनी बाय द नेम ऑरेंज। अनंतराज करंटली डेटा सेंटर के सेगमेंट में सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, बट गोइंग अहेड दे विल बी गिविंग द सर्विसेज लाइक प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इसके अलावा कंपनी का आगे जाके 4 to 5 इयर्स में ये प्लान है कि टोटल डेटा सेंटर का जो कैपेसिटी है वो उनको इंक्रीज करके मोर देन 300 मेगावाट्स करना है। इसके अलावा अनलिस्टेड सेगमेंट में डेटा सेंटर रिलेटेड अलग अलग प्लेयर्स है। लेट्स ब्रीफली डिस्कस अबाउट देम। अदानी कोनेक्स यदि आप देखोगे तो दिस इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन द अदानी ग्रुप एंड एज कोनेक्स, and Edge Connex is the world's largest private data center operator. Currently, they have about 50 edge hyperscale and build to suit data centers. इसके अलावा और एक जो प्लेयर है which is ESDS, and this player provides a cloud managed services and SaaS which is software as a service to their clients. इसके अलावा यदि आप देखोगे तो they also stepped into a data center which are related to edge data centers, और ये उनके 4 लोकेशंस में है, मुंबई, बैंगलोर, मोहाली और ऐरोली में है। एंड उसमें से जो 2 डेटा सेंटर्स है उसमें उनका पार्टनरशिप है विथ STPI, एंड अंडर दिस पार्टनरशिप दे वर्क ऑन द रेवेन्यू एंड कैपेक्स शेयरिंग मॉडल which leads to asset light business for ESDS. डेटा सेंटर्स के सेगमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस करने के बाद लेट्स डिस्कस अबाउट द सेकंड सेक्टर या सेगमेंट जहां पे आगे जाके एक ह्यूज ग्रोथ आ सकती है, विच इज रिलेटेड टू रिसाइकलिंग। तो रिसाइकलिंग में यदि आप देखो तो अलग अलग टाइप्स का रिसाइकलिंग होता है, और यदि आप देखो तो गवर्नमेंट ने अलग अलग पॉलिसीज लाई है रिसाइकलिंग ये सेगमेंट में रिलेटेड टू EPR यानी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिस वजह से काफी रिसाइकलिंग का जो वॉल्यूम है वो गोइंग अहेड काफी इंक्रीज होने वाला है।
सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेगमेंट अंडर द रिसाइकलिंग विच इज ई वेस्ट रिसाइकलिंग यानी इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकलिंग। तो यहाँ पर यदि आप देखो तो इंडिया में ह्यूज एक मार्केट है फॉर इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकलिंग। तो यदि आप टोटल इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट देखोगे जो इंडिया में जनरेट हो रहा है एवरी ईयर, वो लगभग 4 to 5 मिलियन मैट्रिक टन इतना हो रहा है, यानी साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिसाइकलिंग ये सेगमेंट में विल बी डिस्कसिंग अबाउट द वेरी स्मॉल कंपनी जिसका नाम है इको रिसाइकलिंग करके। तो इको रिसाइकलिंग का जो बिजनेस मॉडल है, लेट्स अंडरस्टैंड इन डेप्थ अबाउट इट। पहले ये देख लेते हैं कि वो कौन कौन से सेगमेंट्स में उनकी जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करते हैं। तो इको रिसाइकलिंग हैव द प्रेजेंस इन रिवर्स लॉजिस्टिक, डेटा डिस्ट्रक्शन, information technology and asset disposition, recycling of lamps, recycling of e-waste, precious metal recovery and recycling on wheels। तो currently यदि आप देखो तो majority of the जो revenues आ रहा है कंपनी को, that is from the metal recovery, यानी जो e-waste है इसमें से जो metals निकलते हैं उसको सेल करने के बाद कंपनी को रेवेन्यू जनरेट हो रहे हैं। बट आगे जाके EPR यानी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे जैसे जो अमेंडमेंट है वो थोड़ा स्ट्रिक्टर होगा, इसके बाद में EPR क्रेडिट्स को सेल करके भी कंपनी के काफी अच्छे रेवेन्यूज जो है वो आ सकते हैं। एंड EPR क्रेडिट कैन बी अगेन अ वेरी हाई मार्जिन बिजनेस, बिकॉज कंपनी जब भी अलग अलग ई वेस्ट का रिसाइकलिंग करती है उसके रिलेटेड उनको कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं है टू जनरेट EPR क्रेडिट्स। इको रिसाइकलिंग की कंपनी के बारे में मैंने काफी डिटेल वीडियो क्रिएट किया है, जरूर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। ऐसे ही डिटेल वीडियोस जो है मैंने टेक्नो इलेक्ट्रिक रिलेटेड भी क्रिएट किया है, तो डेफिनेटली यू कैन वॉच दैट वीडियो टू अंडरस्टैंड इन डेप्थ अबाउट दीज कंपनीज। इको रिसाइकलिंग का जो कैपेसिटी करंटली है वो लगभग 7,500 मेट्रिक टन्स का है, जिसमें उन्होंने इंक्रीज करके लगभग 25,000 मेट्रिक टन्स इतना उन्होंने रीच किया है। एंड ये जो कैपेसिटी है वो लगभग 26 तक कंपनी इज एक्सपेक्टिंग टू रन एट द फुल कैपेसिटी। कंपनी ने ये जो एक्सपांशन है उनके कैपेसिटी का वो जून 2024 तक कंप्लीट किया था, और ये जो कैपेसिटी का एक्सपांशन है या कैपेक्स है वो कंप्लीटली इंटरनल अक्रूवल से किया था। कंपनी का ये जो कैपेसिटी है यानी पुराना एज वेल एज नया कैपेसिटी वो वसई में है, मुंबई में, और उनके पास और एक लैंड अवेलेबल है भिवंडी में। आगे जाके यहाँ पर भी वो जो एडिशनल जैसे जिससे डिमांड आएगी रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक या ई वेस्ट रिसाइकलिंग, वैसे वो आगे जाके यहाँ पे एडिशनल कैपेक्स कर सकते हैं। कंपनी के यदि आप एबिटा मार्जिन देखोगे तो दे आर वेरी वेरी हाई, एंड यहाँ पे कंपनी आगे जाके एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोड में है बिकॉज साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी काफी बड़ा है। यहाँ पर आप सारे डिटेल्स देख सकते हो रिलेटेड टू EPR पॉलिसी। जो मैन्युफैक्चरर्स है उनको एक परसेंटेज ऑफ जो गुड्स है उनको कलेक्ट बैक करके उसको रिसाइकल करना है। आइदर वो रिसाइकल खुद कर सकते हैं या दे कैन अपॉइंट द प्लेयर्स लाइक इको रिसाइकलिंग। खुद को करना वुड बी वेरी वेरी डिफिकल्ट, इसीलिए इको रिसाइकलिंग जैसी जो रिसाइकलिंग कंपनीज है जिनका फोकस सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिसाइकलिंग है, उनके लिए आगे जाके एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रिएट हो सकता है। इसके बाद में लेट्स डिस्कस अबाउट द सेकंड प्लेयर इनटू रिसाइकलिंग सेगमेंट, जो एक टायर रिसाइकलिंग की कंपनी है जिसका नाम है टिना रबर। तो टायर रिसाइकलिंग इज ऑल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग यहाँ पर बिजनेस मॉडल। टिना रबर ने उनके जो रेवेन्यूज है वो लास्ट 2 to 3 ईयर्स में काफी अच्छी तरीके से रैंप अप किए है। आगे जाके भी मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है फॉर द ग्रोथ विच इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। FY26 में उनका जो टारगेट है वो लगभग 700 करोड़ के रेवेन्यूज का है। गोइंग अहेड FY27 तक 900 करोड़ के जो रेवेन्यूज है वो कंपनी अचीव कर सकती है। यहाँ पे कंपनी के बेसिकली 2 सेगमेंट्स है। फर्स्ट सेगमेंट इज CRMB विच इज क्रम रबर मॉडिफाइड बिटुमिन, यानी जो टायर्स है यानी रोड कंस्ट्रक्शन के समय जो बिटुमिन लगता है उसके साथ में ही जो टायर्स है उसका भी यूसेज होता है। जनरली जो टायर्स है दोज आर द वेस्ट टायर्स, एंड टिना रबर जैसी जो कंपनीज है ये जो वेस्ट टायर्स है या एंड ऑफ लाइफ टायर्स है दैट दे इंपोर्ट फ्रॉम द आउटसाइड इंडिया, बिकॉज इंडिया में एक ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है या एक सिस्टम नहीं है टू कलेक्ट दिस एंड ऑफ लाइफ टायर्स। कंपनी ने टायर रिसाइकलिंग रिलेटेड रिसेंटली ओमान में एक प्लांट शुरू किया था। CRMB के अलावा कंपनी का जो सेकंड सेगमेंट है जिससे कंपनी के रेवेन्यूज आते हैं दैट इज कॉल्ड एज MRP यानी माइक्रोनाइज रबर पाउडर। तो ये जो रबर पाउडर है विच ऑल्सो कम्स फ्रॉम द जो एंड ऑफ लाइफ टायर्स है उनको रिसाइकल करने के बाद ही आता है। ये जो MRP है इसके जो एप्लीकेशन है इसमें से एक एप्लीकेशन जो है वो नए टायर के मैन्युफैक्चरिंग में जाता है। इसीलिए आप देखोगे तो कंपनी के काफी अलग अलग मार्केट क्लाइंट्स है। तो जैसे जैसे गवर्नमेंट के रूल्स आगे जाके और स्ट्रिक्ट हो गए वैसे ही जो MRP का डिमांड है वो आगे जाके काफी इंक्रीज हो सकता है। एंड टिना रबर इज वन ऑफ द वेरी फ्यू कंपनीज इन इंडिया जिनके पास एक हाई क्वालिटी का MRP का जो प्रोडक्ट है विच इज अवेलेबल,
और ये जो टायर रिसाइकलिंग कंपनीज है जो एमआरपी का मैन्युफैक्चरिंग करती है, उनको क्लाइंट को ऑनबोर्ड करना इज अगेन अ वेरी टीडियस प्रोसेस, जिसको 3 to 4 years भी लग सकता है। बिकॉज जो भी टायर कंपनीज है जैसे कि एमआरएफ हो गया या बीकेटी हो गया या जेके टायर्स है, बहुत सारी अलग अलग कंपनीज है, सीएट है। सो दिस कंपनी गो थ्रू द लॉन्ग इंस्पेक्शन टाइमलाइंस टू इंट्रोड्यूस द रिसाइकल्ड टायर्स while manufacturing the new tires. तो टिना रबर इज डेफिनेटली काफी एक इंटरेस्टिंग प्लेयर है इन टायर रिसाइकलिंग, एंड कंपनी ने उनके जो रेवेन्यूज है वो काफी अच्छी तरीके से रैंप अप किए हैं, एंड गोइंग अहेड भी एक अच्छी ग्रोथ आ सकती है। तो रिसाइकलिंग सेक्टर को डिटेल में डिस्कस करने के बाद लेट्स डिस्कस अबाउट द थर्ड जो सेक्टर है जिसमें एक ह्यूज ग्रोथ करंटली आ रही है एंड गोइंग अहेड भी एक अच्छी ग्रोथ आ सकती है, विच इज इनटू अ ट्रांसफार्मर सेक्टर। तो ट्रांसफार्मर सेक्टर में यदि आप देखो तो अगेन गवर्नमेंट का काफी एक हैवी पुश चल रहा है, कंपनी का एक ह्यूज कैपेक्स यहाँ पर आ रहा है। यदि आप ट्रांसमिशन लाइंस देखोगे तो टोटल जो कैपेसिटी है वो 50,000 सर्किट किलोमीटर से यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। जो टोटल यहाँ पर सबस्टेशन है वो लगभग मोर देन 4 लाख MVA से यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पर विल बी डिस्कसिंग अबाउट द वेरी स्मॉल कंपनीज। लेट्स स्टार्ट विद द कंपनी बाय द नेम कॉल्ड एज सिल्चर टेक्नोलॉजीज। तो यदि आप कंप्लीट ट्रांसफार्मर का सेक्टर देखोगे तो इसमें ये जो कंपनी है उसके मार्जिन सबसे ज्यादा है, एंड दिस कंपनी हैज मैनेज इट्स ऑपरेशन मोस्ट इफिशिएंटली। यदि आप देखोगे तो ये कंपनी के लगभग 50% के जो रेवेन्यूज है वो उनको एक्सपोर्ट से ही आते हैं, और यही रीजन है कि कंपनी के जो मार्जिन है विच इज हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री। कंपनी का जो फोकस है दैट इज टू मैन्युफैक्चर नीश एंड स्पेशलिटी ट्रांसफॉर्मर्स, एंड जनरली यदि आप रेंज देखोगे तो दे फोकस ऑन लेस देन 50 MVA एंड 132 kV क्लास। कंपनी के पास लगभग 24 ईयर्स का एक्सपीरियंस है टू मैन्युफैक्चर डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन रिलेटेड ट्रांसफॉर्मर्स। ये कंपनी लगभग 17 ईयर्स से एक्सपोर्ट कर रही है, एंड 15 ईयर्स से उनका जो प्रेजेंस है दैट इज ऑल्सो इन द रिन्यूएबल ट्रांसफॉर्मर्स, एंड करंटली कंपनी के पास 0 डेट है, विच इज एक्सीलेंट थिंग। यदि हम कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखेंगे तो उनके जो मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स है दैट आर यूज इनटू यूटिलिटीज एंड रिन्यूएबल सेक्टर इन डोमेस्टिक मार्केट, एंड 50% उनका एक्सपोर्ट से भी आता है। यहाँ पे भी यदि हम सेक्टर स्पेसिफिक देखेंगे तो उनके जो सेल्स है वो सीमेंट, कोल, शुगर इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री इसमें से भी आते हैं। यदि हम कंपनी का टोटल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखेंगे तो उसमें पावर ट्रांसफार्मर्स आ जाते हैं जो 66 kV के क्लास तक आते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स है जो 33 kV के क्लास में है। देन इसके अलावा दे आल्सो मैन्युफैक्चर इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर्स फॉर सोलर एज वेल एज जनरेटर ट्रांसफार्मर्स फॉर विंड सेक्टर। इसके अलावा कंपनी आल्सो मैन्युफैक्चर्स द हाइड्रो ट्रांसफार्मर्स विच इज 132 kV क्लास एज वेल एज जो फर्नेस ट्रांसफार्मर्स है दैट इज फॉर द 33 kV क्लास। कंपनी के पास बड़ौदा में लगभग 17 एकर्स का फैसिलिटी है जिसमें टोटल जो कैपेसिटी था वो लगभग 4000 MVA का था, बट रिसेंटली उन्होंने एक्सपांड करके वो लगभग 7500 MVA तक लेके गए हैं। और ये जो सारा एक्सपांशन है कैपेसिटी का वो कंपनी ने उनके इंटरनल अक्रूवल से ही किया है। यहाँ पर आप कंपनी के डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट्स के सेल देख सकते हो। तो लास्ट 2 इयर्स में कंपनी का जो मेजर फोकस है वो एक्सपोर्ट रिलेटेड ही रहा है, एंड कंपनी ने उनके जो एक्सपोर्ट्स का परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू है वो 28% से रैंप अप करके करंटली लगभग 50% के जो रेवेन्यूज है उनको एक्सपोर्ट से ही आते हैं, एंड इसी वजह से कंपनी के जो मार्जिन है इट इज हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री कंपेयर टू एनी अदर कॉम्पिटिटर। कंपनी ने रेवेन्यू का जो गाइडेंस दिया है FY25 के लिए वो 550 करोड़ का दिया है, एंड FY26 के लिए दे कैन अचीव अप टू 750 to 800 करोड़। और इसमें जो डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट्स का सेल्स का स्प्लिट होगा वो 50-50% का होगा, एंड इसमें जो टोटल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगा दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी अबाउट 100% टिल FY26, यानी 7500 MVA का जो कैपेसिटी है इससे कंपनी को लगभग 750 करोड़ के जो रेवेन्यूज है वो FY26 में आ सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट द सिल्चर टेक्नोलॉजीज। लेट्स डिस्कस अबाउट और एक जो प्लेयर है विच इज अगेन अ स्मॉल प्लेयर इनटू ट्रांसफार्मर सेगमेंट विच इज सुप्रीम पावर इक्विपमेंट, जो एक तमिलनाडु बेस्ड एक स्मॉल कंपनी है। यदि हम कंपनी के FY24 के रेवेन्यू का स्प्लिट देखेंगे तो लगभग जो 50% है दैट वाज कमिंग फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, एंड जो 40% है वो पावर ट्रांसफार्मर से आ रहा था, एंड कंपनी का हार्डली 5% के जो रेवेन्यूज है वो सोलर ट्रांसफार्मर से आ रहे थे। बट गोइंग अहेड जो सोलर बेस्ड ट्रांसफार्मर से या रिन्यूएबल रिलेटेड जो ट्रांसफार्मर्स लगते हैं इसके रिलेटेड कंपनी ने गाइडेंस दिया है कि आगे जाके वो लगभग 15 to 20% कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है, एंड अगेन इट इज अ हाई मार्जिन प्रोडक्ट
कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट्स। यदि आप कंपनी का अभी का कैपेसिटी देखोगे तो लगभग 2500 MVA का है, जो कंपनी दिसंबर 2025 तक इंक्रीज करके लगभग 9000 MVA करने वाली है, जिससे कंपनी को लगभग 500 करोड़ के जो रेवेन्यूज है वो एक्सपेक्टेड है एट फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। यदि आप ये चार्ट में देखोगे तो कंपनी ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनका जो डिपेंडेंसी है दैट दे हैव रिड्यूस सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द गवर्नमेंट बेस्ड जो ट्रांसफॉर्मर्स का डिमांड था या जो गवर्नमेंट बेस्ड क्लाइंट्स थे टू नॉन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट क्लाइंट्स। कंपनी ये जो कैपेसिटी इंक्रीज कर रही है उसके लिए कंपनी को लगभग 60 to 70 करोड़ का कैपेक्स लगने वाला है, जिसमें जो 25 करोड़ है वो आईपीओ के प्रोसीडिंग से आएंगे एंड रिमेनिंग लगभग 40 करोड़ जो है दैट दे विल बी टेकिंग एज अ डेट। और करंटली कंपनी जो ट्रांसफॉर्मर्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रही है दैट इज फॉर द 25 kV एंड 132 kV, बट ये नया प्लांट आने के बाद कंपनी विल बी मैन्युफैक्चरिंग हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर्स, जनरली 110 kV या 230 kV तक के जो ट्रांसफॉर्मर्स है वो कंपनी नए प्लांट से यहाँ पर मैन्युफैक्चर करने वाली है। यदि हम कंपटीशन देखेंगे तमिलनाडु में तो देर आर अबाउट 40 to 50 bidders फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स एंड ओनली 2 फॉर द पावर ट्रांसफॉर्मर्स विच आर विघ्नेश्वर एंड सुप्रीम। करंटली यदि आप कंपनी का ऑर्डर बुक देखोगे तो जो लगभग 60 करोड़ का है, जिसमें 10% गवर्नमेंट का है, 30 to 40% रिन्यूएबल्स है एंड रिमेनिंग 30 to 40% फ्रॉम द पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स। और इसके अलावा कंपनी का जो बिड पाइपलाइन है वो 100 करोड़ का है एंड बिड टू विन रेशो जो है वो लगभग 10 to 20% का है। तो ट्रांसफॉर्मर्स के भी अलग अलग प्रॉक्सी प्लेयर्स है, जैसे कि अपार इंडस्ट्री है जो ट्रांसफॉर्मर्स के रिलेटेड ऑयल जो है वो प्रोवाइड करती है, या विलास ट्रांसकोर है, या जेबी लैमिनेट्स है जो ट्रांसफॉर्मर रिलेटेड लैमिनेट्स का यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर वोल एज अ पावर इंडस्ट्री में एक ह्यूज या मैसिव कैपेक्स चल रहा है एंड ये अलग अलग जो प्लेयर्स है दैट कैन बी अ मेगा बेनिफिशियरीज फॉर द दिस कैपेक्स वेयर द गवर्नमेंट इज लीडिंग। तो ये काफी एक डिटेल वीडियो था, अलग अलग प्लेयर्स अलग अलग सेक्टर्स के जो है उसके बारे में मैंने आपके साथ डिटेल में मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है दैट आई हैव शेयर्ड। ऐसे ही अलग अलग जो स्मॉल कैप्स या माइक्रो कैप्स है इनके बारे में हम डिटेल में रिसर्च करते हैं, स्कटल बट करते हैं, ऑन ग्राउंड जाके जो फैक्ट्स है वो चेक करते हैं एंड ये सारे जो रिपोर्ट्स है दैट आई हैव शेयर्ड विद माय माइक्रो कैप क्लब मेंबर्स। इसके अलावा हम अलग अलग माइक्रो एंड स्मॉल कैप कंपनीज के जो मैनेजमेंट्स है उनको भी हमारे प्लेटफॉर्म पे होस्ट करते हैं। अब तक हमने मोर देन 40 मैनेजमेंट्स को होस्ट किया है और सारे जो वीडियोज है वो रिकॉर्डेड है जो माइक्रो कैप क्लब मेंबर्स देख सकते हैं। इसके अलावा आई हैव रिटन मोर देन 80 रिपोर्ट्स जो सारे मेंबर्स के लिए अवेलेबल है। तो यदि आपने अब तक माइक्रो कैप क्लब को ज्वाइन नहीं किया होगा तो इसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि आपको एक रिसर्च का अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए होगा रिलेटेड टू माइक्रो एंड स्मॉल कैप कंपनी, डेफिनेटली आप माइक्रो कैप क्लब को ज्वाइन कर सकते हो। इसके जो डिटेल्स है आपको मेरे वेबसाइट में मिल जाएंगे। बट माइक्रो कैप क्लब कोई एक रिकमेंडेशन या एडवाइजरी सर्विस नहीं है, हम यहाँ पर बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं देते। इट इज बेसिकली अ प्लेटफॉर्म जो अलग अलग टूल्स आपको प्रोवाइड करता है। ये टूल्स यूज करके आप आपका खुद का डिसीजन ले सकते हो, बट इट इज नॉट द रिकमेंडेशन प्लेटफॉर्म। और यूट्यूब पे भी मैंने जो सारे वीडियोस आपके साथ शेयर किए दैट इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पज, वी डोंट गिव एनी रिकमेंडेशंस। तो यदि आपको ये डिटेल वीडियो अच्छा लगा होगा अबाउट द 3 themes विच गोइंग टू बेनिफिट एंड ग्रो वेरी रैपिडली इन फ्यूचर, तो जरूर ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि ऐसे वीडियोस जो है वो आपको आगे जाके भी मिलते रहे। ऐसे ही वीडियोस मैं हर सैटरडे को 11 o'clock को पोस्ट करता हूं, तो डोंट मिस टू वॉच दिस वीडियोस एवरी सैटरडे एट 11 o'clock। सो लेट्स मीट एट 11 o'clock ऑन नेक्स्ट सैटरडे विद वेरी इंटरेस्टिंग एंड डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन ऑफ द माइक्रो एंड स्मॉल कैप कंपनी।